अध्याय 20 चीन में साम्यवाद का अभ्युदय। चीनी साम्यवाद दल की स्थापना। चीन में साम्यवाद के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने का श्रेय वहां के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र न्यू चाइना को था। इस समाचार पत्र के संपादक चेन टू शियू ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सन 1918 में अपने ओजस्वी लेखों के माध्यम से जनता के मध्य साम्यवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया था। इन सिद्धांतों का प्रभाव चीन की जनता पर तीव्र गति से बढ़ता गया। सन 1920 में चीन के अग्रणी नेताओं ने शंघाई में चीनी साम्यवाद दल की स्थापना की। इस कार्य में चीन की जनता को रूस के साम्यवादियों का पूर्ण समर्थन व सहयोग प्राप्त हुआ था। शीघ्र ही इस दल की शाखाएं चीन के विभिन्न नगरों में स्थापित की जाने लगी। इस दल का प्रथम अधिवेशन जुलाई 1921 में शंघाई में आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान चीनी गणराज्य के नेताओं माओ त्से तुंग, चाउ एन लाई, चू तेह, लियू शाओची की अतिरिक्त बड़ी संख्या में चीनी साम्यवादी नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। इस अधिवेशन के पश्चात चीनी साम्यवादी दल ने रूस के साम्यवादियों से अपना संपर्क निरंतर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। संयुक्त मोर्चा 1922 से 1927। 1922 के सम्मेलन में चीनी साम्यवादी दल ने घोषणा की कि उसका लक्ष्य देश में मजदूरों और किसानों के अधिनायक तंत्र की स्थापना करना था तथा धीरे धीरे साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित नवीन समाज का निर्माण करना था। उस समय चीन में कुओमिंतांग नामक राष्ट्रीय संगठन भी कार्य कर रहा था। चीनी साम्यवादी दल ने अपने सदस्यों से अपील की कि वे कुओमिंतांग के सदस्यों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन करें तथा राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के कार्य में सहयोग करें। इस प्रकार साम्यवादियों व राष्ट्रवादियों का संयुक्त मोर्चा गठित हो गया। 1922 से 1927 तक की अवधि में चियांग काई शेक और माओ में घनिष्ठ संबंध बना रहा। उस समय माओ साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के कृषक विभाग का अध्यक्ष था तथा कुओमिंतांग के राजनीतिक संगठन का सदस्य था। सन 1925 में माओ को कुओमिंतांग के प्रचार विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त वो पॉलिटिकल डेली नामक समाचार पत्र के संपादन का कार्य भी करता रहा। संयुक्त मोर्चा का अंत और गृह युद्ध का प्रारंभ। किंतु साम्यवादियों तथा राष्ट्रवादियों का संयुक्त मोर्चा अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। वस्तुतः दोनों दल के नेता राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने को उत्सुक थे। इस समय साम्यवादी दल की अपेक्षा राष्ट्रवादी दल अधिक शक्तिशाली था। राष्ट्रवादी दल के नेता चियांग काई शेक को साम्यवादियों के साथ कार्य करने में कठिनाई आने लगी। पृष्ठ 272। फलस्वरूप राष्ट्रवादी दल ने अपनी शक्ति का लाभ उठाकर साम्यवादी दल के नेताओं को कुओमिंतांग के महत्वपूर्ण पदों से हटाना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप संयुक्त मोर्चा भंग हो गया और गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक ने चीन के शहरी क्षेत्रों में साम्यवादियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। दमन नीति से स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से साम्यवादी नेता शहरी क्षेत्रों से देहातों में चले गए। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने कृषकों के संगठन बनाए और इस प्रकार अपने क्रांतिकारी संगठन को मजबूत बनाना प्रारंभ कर दिया। उस समय साम्यवादी दल के दोनों प्रमुख नेताओं माओ और चू तेह ने जो नीति अपनाई उसके मुख्य तत्व थे शहरों से दूर रहना, भूमि संबंधी सुधारों को प्रोत्साहन देना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि का किसानों में वितरण, किसानों के टैक्स और ब्याज के भार में कमी करना तथा किसानों को कुओमिंतांग के विरुद्ध भड़काना। उपर्युक्त नीति का पालन करने से साम्यवादी दल की शक्ति शनह शनह बढ़ने लगी। उसकी नीतियों व सिद्धांतों से ग्रामीण जनता अत्यंत प्रभावित हुई। फलस्वरूप उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस लोकप्रियता का लाभ उठाकर साम्यवादियों ने सन 1931 में क्वांगसी तथा उसके निकटवर्ती प्रांतों में एक सोवियत गणराज्य की स्थापना कर ली। जिन प्रदेशों पर साम्यवादी दल का अधिकार हो गया, उन प्रांतों में साम्यवादियों ने अपनी नीतियों को लागू करना प्रारंभ कर दिया। जमींदारों से भूमि छीनकर किसानों में वितरित कर दी गई। अधिकाधिक ब्याज लेने वाले साहूकारों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई। कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना की गई। खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी की गई। साम्यवादी सेना का संगठन किया गया। इस सेना में सम्मिलित होने का विरोध करने वालों से कुलियों का काम लिया गया। स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार व समान कार्य दिया गया। साम्यवाद का विकास 1934 से 1937। चियांग काई शेक साम्यवादियों की शक्ति का पूर्ण दमन करने का संकल्प ले चुका था
उसने साम्यवादियों पर 6 बार सुनियोजित ढंग से आक्रमण किए, किंतु उनकी शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। सन 1934 में राष्ट्रवादियों की सेना ने साम्यवादी सेना की चारों ओर से घेराबंदी प्रारंभ कर दी। उस समय साम्यवादी सेना दक्षिणी चीन के क्वांगसी प्रांत में मौजूद थी। राष्ट्रवादियों की सेना से बचने के लिए साम्यवादियों ने ये निश्चय किया कि अपनी लाल सेना को क्वांगसी प्रांत से हटाकर उत्तर पश्चिमी चीन के शेनसी नामक प्रांत में भेज दिया जाए। इस निर्णय के फलस्वरूप साम्यवादी सेना को शेनसी प्रांत में भेजने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सेना ने 3000 मील लंबा मार्ग 8 महीने में पूरा कर लिया था। साम्यवादियों ने अपनी सेना को शेनसी भेजने का निर्णय क्यों लिया था? ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है। वस्तुतः इस निर्णय की पृष्ठभूमि में अनेकों कारण निहित थे। यथा नंबर 1, ये स्थान सोवियत रूस के निकट स्थित था, अतः आवश्यकता पड़ने पर रूस की सहायता का लाभ सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था। नंबर 2, ये स्थान चियांग काई शेक द्वारा अधिकृत प्रदेश से बहुत दूर स्थित था। चियांग काई शेक साम्यवादियों का शत्रु था, अतः उसकी दमन नीति का प्रभाव शेनसी तक पहुंचना कठिन था। नंबर 3, यह स्थान जापानियों द्वारा अधिकृत मंचूरिया के निकट था, अतः वहां से जापानियों को चीन से बाहर निकालने में सहायता मिल सकती थी। पृष्ठ 273। उस समय चीन पर जापानी आक्रमण का भय बना हुआ था। साम्यवादियों ने पूरे देश में जापान विरोधी जुलूसों और सभाओं के माध्यम से चीन की जनता में जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ने की आवश्यकता व प्राथमिकता को प्रमाणित कर दिया। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक जापानियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व चीन में साम्यवादियों का पूर्ण दमन करना चाहता था, किंतु चीन की जनता जापानी आक्रमण के संभावित खतरे से भयभीत होकर सुरक्षा की मांग कर रही थी। पूरे देश में ये भावना जोर पकड़ने लगी कि बाह्य संकट के समय चीन के दोनों दलों, राष्ट्रवादी और साम्यवादी, को संयुक्त मोर्चे का पुनर्गठन करना चाहिए। ये भावना जनता में ही नहीं अपितु सैनिक क्षेत्र में भी प्रभावपूर्ण ढंग से विकसित हो चुकी थी। दिसंबर 1936 में चियांग काई शेक को उसके अधीनस्थ सैनिकों ने बंदी बना लिया। उसकी मांग थी कि चियांग काई शेक साम्यवादियों के सहयोग से जापान के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करे। चीन जापान युद्ध। अंततः सन 1937 में चीनी साम्यवादियों तथा राष्ट्रवादियों का दूसरा संयुक्त मोर्चा गठित हुआ और उसके झंडे के नीचे जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। उस समय चीन में साम्यवादी भावना व सिद्धांतों की जनता में लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी। साम्यवादी दल के सदस्यों की संख्या लगभग 1 लाख हो गई थी तथा चीन की लगभग 30 लाख जनता पर साम्यवादी सिद्धांतों व कार्यक्रमों का प्रभाव स्थापित हो गया था। साम्यवादी नेता माओ की कार्यनीति का प्रमुख सूत्र ये था कि सर्वप्रथम कुओमिंतांग के साथ समानता का स्थान प्राप्त किया जाए, तत्पश्चात कुओमिंतांग के स्थान पर साम्यवादी संगठन का वर्चस्व कायम किया जाए। यद्यपि माओ कुओमिंतांग के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं था, तथापि वो किसी भी स्थिति में साम्यवादी दल के सिद्धांतों, नीतियों व आदर्शों को छोड़ने को तैयार नहीं था। माओ अपनी नीति को 70% साम्यवादी, 20% समझौतावादी तथा 10% जापान विरोधी मानता था। युद्ध के अंतर्गत चीनी साम्यवादियों ने जापान के विरुद्ध छापामार युद्ध की नीति को अपनाया। इस नीति के अनुसार साम्यवादियों ने जापानियों की दृष्टि से छिपकर भयंकर रूप से यकायक आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। छापामार युद्ध से चीनी साम्यवादियों को ये लाभ हुआ कि वे जापानी सेना की छोटी टुकड़ी को तुरंत समाप्त कर देते थे, जबकि अधिक संख्या में जापानी सैनिकों के आने पर वे स्वयं छिप जाते थे। चीनी साम्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीन में साम्यवादियों व राष्ट्रवादियों का जो दूसरा संयुक्त मोर्चा सन 1937 में स्थापित किया गया था, वो मोर्चा सन 1940 तक ही सफलतापूर्वक कार्य कर सका। राष्ट्रवादी नेता चुंग किंग की सरकार ने ये अनुभव किया कि चीनी साम्यवादी दल के नेता और सदस्य शनय शनय अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाकर राजनीतिक स्वामित्व अधिग्रहण करने की योजना बना रहे थे। अतः चुंग किंग ने साम्यवादियों के केंद्रीय स्थल शेनसी को भेजी जाने वाली युद्ध सामग्री पर नियंत्रण लगा दिया। इसके अतिरिक्त साम्यवादियों की आर्थिक व सैनिक घेराबंदी भी प्रारंभ कर दी गई। साम्यवादी नेता माओ ने चीनी क्रांति के सिद्धांतों की व्याख्या एवं उसके विकास के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक नवीन लोकतंत्र में ये व्यक्त किया कि साम्यवादी क्रांति का विकास 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में नवीन लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी तथा द्वितीय चरण के रूप में देश में नवीन ढंग के समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। पृष्ठ 274।
उसने ये भी स्पष्ट किया था कि विकास के द्वितीय चरण तक पहुंचने के लिए हमको बुर्जुआ पूंजीवाद के साथ समझौता करना होगा। उस स्थिति में सभी क्रांतिकारी तत्वों की एक मिलीजुली सरकार का गठन किया जाएगा। उसका नेतृत्व साम्यवादी दल के हाथों में होगा। अर्थव्यवस्था के संबंध में माओ ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि विकास के द्वितीय चरण तक पहुंचने के लिए साम्यवादी दल सरकारी और निजी उद्योगों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाएगा। युद्धोत्तरकालीन विकास। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में चीन में साम्यवाद का विकास पूर्ण न हो सका। सन 1945 में जब युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका और रूस का ध्यान चीन की आंतरिक समस्या की ओर आकर्षित हुआ। रूस के साम्यवादी नेता स्टालिन और अमेरिका के जनरल मार्शल ने चीनी साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों में समझौता कराने का प्रयास किया। जनवरी 1946 में उपर्युक्त दोनों नेताओं के प्रयत्नों से समझौता हो गया, किंतु ये समझौता क्षणिक सिद्ध हुआ। मार्शल चीन छोड़कर अमेरिका पहुंच भी न पाया था कि चीन में दोनों पक्षों में पुनः गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में कुओमिंतांग के विरुद्ध साम्यवादियों को सफलता न मिल सकी, परंतु 1947 के अंतिम महीनों में साम्यवादियों को मंचूरिया में जापानियों द्वारा छोड़ी गई युद्ध सामग्री प्राप्त हो गई, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई। सौभाग्यवश रूस की सरकार ने चीन के साम्यवादियों को सहायता देना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया। इन परिस्थितियों ने चीन के गृह युद्ध का पलड़ा साम्यवादियों के पक्ष में झुका दिया। साम्यवादी नेता ने विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रवादियों को पराजित किया। शीघ्र ही तिएनजिन, पेकिंग, मुकदन, नानकिंग, कैंटन और शंघाई जैसे प्रमुख स्थानों को साम्यवादियों ने अपने अधिकार में ले लिया। सभी स्थानों पर सुव्यवस्था स्थापित की गई, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया गया तथा स्थानीय संस्थाओं में बिना कोई परिवर्तन किए उनसे सहयोग लेने का प्रयास किया गया। इन कार्यों में स्थानीय जनता ने साम्यवादियों का भरपूर सहयोग किया। साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग ने इस परिवर्तन की घोषणा करते हुए जुलाई 1949 को कहा था, हम साम्राज्यवाद, जमींदार वर्ग तथा नौकरशाही समर्थित पूंजीपति वर्ग पर किसानों, मजदूरों, छोटे बुर्जुआ तथा राष्ट्रीय बुर्जुआ का अधिनायक तंत्र स्थापित कर रहे हैं। उपर्युक्त घोषणा के संबंध में माओ ने अपने प्रसिद्ध लेख जनता का लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र में अपनी नीति को स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा था कि साम्यवादी दल चीन में मजदूर, किसान, छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ 4 वर्गों को संगठित करके उनका लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र स्थापित करेगा, जिसका नेतृत्व किसान व मजदूरों के हाथों में होगा। इसलिए चीन के नवीन लाल झंडे में मध्य भाग में एक तारा अंकित किया गया था तथा उसके साथ पीले रंग के 4 छोटे तारे भी अंकित किए गए थे, जो चारों वर्गों के अस्तित्व के प्रतीक थे। गृह युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। सितंबर 1949 के अंत तक साम्यवादी सेना का संपूर्ण चीन पर अधिकार हो गया था। राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक अपने समर्थकों सहित अपने प्राण बचाकर भाग गया और उसने फार्मोसा के टापू पर जाकर अपनी प्राण रक्षा की। 1 अक्टूबर 1949 को पेकिंग में चीनी जनता के गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई। पृष्ठ 275। साम्यवादी क्रांति की सफलता के कारण। चीन में राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य से साम्यवादियों एवं राष्ट्रवादियों के मध्य सन 1927 में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इस संघर्ष ने गृह युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया, जो सन 1949 में समाप्त हुआ। 22 वर्ष की लंबी अवधि तक संघर्ष करने के पश्चात अंतिम रूप से साम्यवादियों को सफलता प्राप्त हुई। उनकी सफलता के कारण इस प्रकार से थे। नंबर 1, राष्ट्रवादी संगठन कुओमिंतांग देश की समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न भीषण आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति तथा भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को कुओमिंतांग हल न कर सका, जिसके कारण जनता में राष्ट्रवादियों की लोकप्रियता कम हो गई। नंबर 2, राष्ट्रवादियों ने जमींदारी व पूंजीपतियों का समर्थन किया था, फलस्वरूप उन्होंने साधारण जनता की सहानुभूति खो दी। नंबर 3, साम्यवादियों का संगठन अत्यंत सुदृढ़ और सुनियंत्रित था। वे अनुशासित ढंग से अपने नेतृत्व के आदेश का पालन करते थे। उनमें अपने दल के आदर्शों को क्रियान्वित करने के प्रति अपार उत्साह था। नंबर 4, साम्यवादी कार्यक्रम अत्यंत आकर्षक एवं जनप्रिय था। इसके अंतर्गत किसानों व मजदूरों के कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। फलस्वरूप जनता के बहुमत ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया। नंबर 5, साम्यवादी क्रांति वस्तुतः 2 विरोधी सिद्धांतों का संघर्ष थी। एक तरफ अयोग्यता, निष्क्रियता, उपेक्षा और उदासीनता का बोलबाला था तथा दूसरी तरफ क्षमता, क्रियाशीलता, उत्साह, साहस, श्रद्धा और विश्वास था। इन 2 विरोधी सिद्धांतों के संघर्ष में दूसरे पक्ष की विजय सर्वथा स्वाभाविक और सुनिश्चित थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1,
चीन में साम्यवाद के उदय व विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न 2, चीन में साम्यवादी दल व राष्ट्रवादी दल के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि इस संघर्ष में साम्यवादियों की सफलता के क्या कारण थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1922 से 1927 की अवधि में चीन में गठित किए गए संयुक्त मोर्चा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, 1934 से 1947 तक की अवधि में चीन में साम्यवाद के विकास को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति चीन के साम्यवादियों द्वारा अपनाई गई नीति को स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पृष्ठ 276। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, चीन में साम्यवादी सिद्धांतों के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय किस समाचार पत्र को था। नंबर 1, द ग्रेट चाइना। नंबर 2, द डेली न्यूज। नंबर 3, न्यू चाइना। नंबर 4, थिंक ओवर इट। सही उत्तर है नंबर 3, न्यू चाइना। प्रश्न 2, न्यू चाइना समाचार पत्र का संपादक कौन था। नंबर 1, चाओ एन लाई। नंबर 2, चेन तू शिव। नंबर 3, लियू शायोची। नंबर 4, माओ। सही उत्तर है नंबर 2, चेन तू शिव। प्रश्न 3, चीनी साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी। नंबर 1, 1920 ईस्वी। नंबर 2, 1922 ईस्वी। नंबर 3, 1928 ईस्वी। नंबर 4, 1931 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 1, 1920 ईस्वी। प्रश्न 4, चीनी साम्यवादी दल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। नंबर 1, टोक्यो। नंबर 2, बर्लिन। नंबर 3, शंघाई। नंबर 4, लंदन। सही उत्तर है नंबर 3, शंघाई। प्रश्न 5, साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के कृषक विभाग का अध्यक्ष कौन था। नंबर 1, चांग काई शेक। नंबर 2, माओ। नंबर 3, चाओ एन लाई। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 2, माओ। प्रश्न 6, माओ द्वारा संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था। नंबर 1, द डेली न्यूज। नंबर 2, न्यू चाइना। नंबर 3, पॉलिटिकल डेली। नंबर 4, सभी गलत हैं। सही उत्तर है नंबर 3, पॉलिटिकल डेली। प्रश्न 7, चीन के साम्यवादियों ने सन 1931 में सोवियत गणराज्य की स्थापना किस प्रांत में की थी। नंबर 1, ग्वांगसी। नंबर 2, शेनसी। नंबर 3, कुएनासी। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 1, ग्वांगसी। प्रश्न 8, चांग काई शेक को उसके अधीनस्थ सैनिकों ने कब बंदी बनाया। नंबर 1, नवंबर 1935। नंबर 2, दिसंबर 1936। नंबर 3, फरवरी 1937 और नंबर 4, दिसंबर 1935। सही उत्तर है नंबर 2, दिसंबर 1936। प्रश्न 9, कुओमिंतांग का स्वरूप किस प्रकार का था। नंबर 1, साम्यवादी संगठन। नंबर 2, क्रांतिकारी संगठन। नंबर 3, श्रमिक संगठन। नंबर 4, राष्ट्रीय संगठन। सही उत्तर है नंबर 4, राष्ट्रीय संगठन। प्रश्न 10, 1 अक्टूबर 1949 को चीन में स्थापित शासन को क्या कहा गया। नंबर 1, राष्ट्रवादी सरकार। नंबर 2, प्रभुता संपन्न गणराज्य। नंबर 3, चीनी जनता का गणराज्य। नंबर 4, क्रांतिकारी संगठन। सही उत्तर है नंबर 3, चीनी जनता का गणराज्य। पृष्ठ 277।